नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे फिलर फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं साथी एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की, और एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं साथियों टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, डीएसएसबी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, हिस्ट्री विषय के किसी भी प्रकार के एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए आप फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए साथियों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और ऐप का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से भी ज्वाइन हो सकते हैं और ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐप के ऊपर मिल जाती हैं आपको। ठीक है, दोनों ही माध्यम से आप हमारे फिलर फोरम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर साथियों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ वहीं पर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, पोल क्वेश्चन के रूप में, नोट्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट्स होती हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होती है वो मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी लिंक साथियों आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारे काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। एमसीक्यू के माध्यम से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। फास्ट रिवीजन हमारा चल रहा है। फास्ट रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू बेसिक ऊपर कंप्लीट डिटेल हम आपको समझा रहे हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको कर करके दे रहे हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे चैनल के अलावा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है ना साथियों, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि आज का जो चैप्टर है वो है संगम युग से संबंधित। ठीक है, संगम युग से संबंधित हम एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो आज के चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा साथियों। देखिए क्या होता है कि कुछ हर वीडियो में ना कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं, तो उनको समझाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए ये चीज़ें हमें बार बार बोलनी पड़ती हैं, हर वीडियो में बोलनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स शायद बोर हो जाते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को ऑकवर्ड फील होता होगा, लेकिन मैनेज करना पड़ता है हमें अपने अकॉर्डिंग। हाँ, रही बात गूगल मीट की, तो गूगल मीट भी हम देखेंगे। बार बार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे गूगल मीट करो सर, गूगल मीट करो, जल्दी ही करेंगे। थोड़ा टाइम दी, सैटरडे या संडे को आप लोग बताइए किस टाइम करनी चाहिए है। डे और टाइम दोनों ही बताइए, सैटरडे को करें या संडे को। संडे को तो यार मुश्किल टाइम मिलेगा, क्योंकि रात को क्लासेज होंगी अब। ठीक है, तो देखते हैं सैटरडे या संडे को आप टाइम बता दीजिए, उसी का अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम सूटेबल होगा जो स्टूडेंट्स को टाइम, उसी टाइम पे हम गूगल मीट करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी का जो क्वेरीज हैं, बहुत टाइम हो गया है, मिलेंगे भी, डिस्कशन भी करेंगे। तो प्रिपरेशन का किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है लास्ट मोमेंट पे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। बताइए साथियों, कहाँ से प्राप्त हुई है रोमन बस्ती। सिंपल क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए ज़रा, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। तो साथियों देखिए, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरिकामेडू है। रोमन बस्ती जो प्राप्त हुई ना साथियों, वो खुदाई में अरिकामेडू के खुदाई से, अरिकामेडू के एक्सपेडिशन से प्राप्त हुई है, जहाँ पर रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं हमें। रोमन लोग वहाँ रहते थे, उनकी एक पूरी बस्ती थी। ठीक है, तो उसका अवशेष मिले हमें अरिकामेडू, जो कि दक्षिण भारत में है। क्लियर, आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि संगम युग में वेली क्या था। बताइए साथियों, संगम युग में वेली क्या था। ऑप्शन ए उस समय का सिक्का था, ऑप्शन बी भूमि मापन का एक पैमाना था,
ऑप्शन सी कृषि के ऊपर लगने वाला टैक्स था, या ऑप्शन नंबर डी एक साहित्यिक कृति थी, एक पुस्तक थी, एक ग्रंथ था। देखिए साथियों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है संगम युग में जो वैली था ना, वो भूमि मापन का एक पैमाना था, जमीन मापने की एक यूनिट थी संगम युग में दक्षिण भारत में। ठीक है, जमीन को मापने की एक पैमाना था, एक यूनिट थी जमीन मापने को। जैसे आज हम बीघा के रूप में मापते हैं, किले के रूप में मापते हैं। इसी प्रकार से वहाँ उस समय पर वैली के रूप में मापी जाती थी ज़मीन। तो बताइए जरा, उत्तर भारत में किन किन रूपों में मापी जाती थी ज़मीन? तो उत्तर भारत में साथ जो मापी जाती थी ज़मीन, वो मापी जाती थी आड़वाप, द्रोणवाप और कुल्यवाप के रूप में। भूमि मापन की इकाइयाँ थी ये मौर्यकालीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है साथियों, आए हुए हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे, बताइए साथियों। दक्षिण भारत मान लीजिए हमारा इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, दक्षिण भारत मान लीजिए। तो दक्षिण भारत के पूर्वी तट हमारा कौन सा आएगा? ये आएगा इस तरफ का, ये पूर्वी तट होगा हमारा। ठीक है, कर्नाटका केरला साइड का ये पूर्वी तट होगा, और पश्चिमी, सॉरी 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 गड़बड़ हो गई भाई, ये हमारा पश्चिमी तट हो जाएगा। ये तो हो जाएगा हमारा पश्चिमी तट, और पूर्वी तट हो जाएगा हमारा उड़ीसा और तमिलनाडु की तरफ, ये वाला जो तट है ना, ये वाला जो हिस्सा है तमिलनाडु से लेकर के उड़ीसा होते हुए बंगाल तक जो जाता है, बंगाल की खाड़ी तक, ये वाला हिस्सा जो है ये पूर्वी तट कहलाता है हमारा। ठीक है, और ये वाला तट जो है ये कहलाता हमारा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो बताइए जरा कौन कौन से थे वो? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि कावेरीपत्तनम और कोरकै, ये जो दोनों जो थे दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह थे, पोर्ट थे, जहाँ से शिप आते थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, व्यापार होता था हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इजी क्वेश्चन भी है, देखा जाएगा, पढ़ा हुआ तारा आसानी के साथ इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। क्या कि संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ था, है नहीं था, उस समय का जो संगम साहित्य का जो तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है वो किस चीज़ का है? उसकी विषय वस्तु क्या है? कविता है, व्याकरण है, वास्तुशास्त्र है, या राजशास्त्र है? क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका?
देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। संगम साहित्य में लिखा गया ग्रंथ तोलकाप्पियम जो है ना, वो एक तमिल व्याकरण है। हम्म, जैसे हमारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी पाणिनि की व्याकरण अष्टाध्यायी, इसी प्रकार से दक्षिण भारत में तोलकाप्पियर नामक विद्वान हुए थे, उन्होंने तोलकाप्पियम नाम से, अपने ही नाम से ग्रंथ लिखा था, जो कि तमिल व्याकरण का ग्रंथ था। क्लियर? आगे चलिए। बुक्स और उनके राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इतिहास लेखन में, हिस्टोरियोग्राफी में। अच्छे से देख लीजिए, बार बार रिपीट कर लीजिए। इसके लिए मैं पीडीएफ ऑलरेडी आपके क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो, और उसके मीडिया फाइल्स में जाकर देखोगे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। बुक्स और उनके राइटर्स, एंशिएंट इंडिया के, मॉडर्न इंडिया की और मिडेवल इंडिया के, तीनों ही समय कालीन के जो बुक्स और उनके राइटर्स हैं वो सब मिल जाएगा। वो जाकर के बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साथियों क्या, कि निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है? बताइए ज़रा, नंदों का और मौर्यों का किस तमिल कवि ने उल्लेख किया है? तो साथियों देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी, मामूलनार। मामूलनार जो कवि हुए हैं दक्षिण भारत में तमिल के, उन्होंने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। तो इसी में कई बार पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा कवि है दक्षिण भारत का जिसने नंदों के अथाह धन का उल्लेख किया है नंदों का धन का उल्लेख किया है, कि नंद साम्राज्य जो था उनके पास बहुत सारा अथाह धन था उसका, और उन्होंने उसे नदी में छुपा दिया था। तो कौन सा कवि था साथी, ज़रा बताइए, कितने लोगों को पता, देखना चाहता हूँ मैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करिए कि वो कौन सा कवि था जिसने उत्तर भारत के नंद राजवंश के अथाह धन का उल्लेख किया है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्या कहता है कि अरिका मेडू से कौन सा अमृत भांड नहीं प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा अमृत भांड है, 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि दक्षिण भारत आपके अरिकामेडू से नहीं मिला है? एरेटाइन, एम्फोरे, चक्रांकित मृत भांड या चित्रित धूसर मृत भांड? कौन सा मृत भांड नहीं प्राप्त हुआ? बाकी तीनों मृत भांड वहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का 30 सेकंड का टाइम होता है आपके पास। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर डी, चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये जो मृदभांड है दक्षिण भारत के अरिकामेडू से प्राप्त नहीं हुआ है। ये चित्रित धूसर मृदभांड जो है ज़्यादातर उत्तर भारत में मिलते हैं और मध्य भारत तक सीमित होते हैं। और ये जो है आपका एरेटाइन, एम्फोरे, मदिरा जार और मदिरा पात्र और चक्रांकित मृदभांड,
चक्कर अंकित किया मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन वो वहाँ से मिले हैं, कहाँ से, अरिकामेडू से तीनों। ठीक है, बाकी चित्रित दूसरा मृदभांड जो ये यहाँ से नहीं मिला है। क्लियर, आगे चलते हैं। शिल्पाधिकारम का लेखक था। शिल्पाधिकारम जो ग्रंथ था आपने पढ़ा होगा अच्छे से, मैंने क्या बोलते थ्योरी क्लास में पढ़ाया था ना आपको, उसमें कहानी मिलती है एक पूरी। हाँ, तो शिल्पाधिकारम का जो लेखक था वो कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें है कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने वाला। थर्टी सेकेंड्स का टाइम होता है आपके पास। 30 सेकेंड्स के अंदर साथियों आपने इसका राइट आंसर पुटअप करना होता है। तो फटाफट दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? तो शिल्पाधिकारम का जो राइटर था ना साथियों, शिल्पाधिकारम पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी इलेंगो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इलंगो या इलेंगो एक ही बात है। तो ये दक्षिण भारत के विद्वान हुए थे, इन्होंने शिल्पाधिकारम का लेखन किया था। तो जरा बताइए शिल्पाधिकारम की विषय वस्तु क्या थी? शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है वो उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका संदर्भ क्या है, किस आधार किसके ऊपर लिखी गई है वो? प्रेम कहानी है, एक दर्शन विषय है, एक व्याकरण है, या कुछ और है, क्या है, किससे संबंधित है? ये आ ही गया यार, ले लो। शिल्पाधिकारम था ना, हाँ। थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल अपीयर, शैतान को याद करो, शैतान तुरंत हाजिर। क्या बात है साथियों, किस्मत बहुत अच्छी है आप लोगों ने पाई है। धन्यवाद आपके माता पिता के जो आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए साथियों। मैच मेकिंग में आ गया ये आपका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक सूची में आपकी बुक्स दी गई हैं और दूसरी सूची में उनसे संबंधित संदर्भ दिया गया है कि वो किस चीज़ से संबंध रखती हैं। ठीक है ना? हाँ, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट राइट आंसर दीजिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ना वो बताता हूँ आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2413, यानी कि तिरुकुराल जो है आपकी दर्शन से, शास्त्र से संबंध रखती है। तोलकाप्पियम, एक सेकंड, तोलकाप्पियम जो है ये आपका व्याकरण है। शिल्पाधिकारम जो है आपका प्रेम कथा है। और मणिमेखला जो है ये वणिक कथा है।
इस प्रकार से ये आपका सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके इन फ्यूचर में काम आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच में अच्छे व्यापारिक संबंध थे, ये इसकी सूचना हमें कौन सा ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ की खुदाइयों से हमें प्राप्त होता है कि ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच में व्यापारिक बहुत गहरे संबंध थे, यानी कि दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं खास, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, अरिकामेडू। अरिकामेडू की खुदाई से हमें अभी बताया था ना कि रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वही जो भारत और रोम के बीच में व्यापार का घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का सूचक है कि वहाँ पर रोम निवासी रहते भी थे, वहाँ पर उनकी बस्ती थी। अरिकामेडू दक्षिण भारत में। क्लियर, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट का आया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोड़ू के नाम से दीप पोड़ू के, ध्यान दीजिए सर, क्या पोड़ू के है ये, पोड़ू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो किसे ज्ञात था? द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के जो लेखक को ज्ञात था, पोड़ू के नाम से उसने उल्लेख किया अपनी पुस्तक द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अंदर। तो बताइए जरा साथी वो कौन सा बंदरगाह था? अरिकामेडू था, ताम्रलिप्ति था, कोरकय था या फिर बारी बेकम था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपने राइट आंसर चूज करके पुटअप करना है। फटाफट दीजिए राइट आंसर क्या है साथियों इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ना साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरिकामेडू। अरिकामेडू से को ही पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ने पोड़ू के नाम से उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। और इस पुस्तक का जो लेखक है जो ग्रीक नाविक था, उसका नाम अज्ञात है, नाम नहीं पता उसका, लेकिन ग्रीक नाविक था जिसने पुस्तक लिखी द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एम्फोरे जार होता है, एम्फोरे जार जो होता है वो किस प्रकार का जार होता है? बताइए फटाफट राइट आंसर दीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने एंशिएंट इंडिया में जब ये पढ़ाए थे ना आपको साथियों, ओसीपी आपके मृद भांड, कौन कौन से मृद भांड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से संबंध रखता है ये भी एक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। यानी कि एक इस प्रकार का जार जो लंबा हो, और ये मान लीजिए लंबा जार है और इसके दोनों तरफ हत्थे हैं, यानी कि पकड़ने के लिए इधर भी हैंडल और एक इधर भी हैंडल, कप के जैसे हैंडल है। एक ऐसा जार जिसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे होते हैं ना, उसे एम्फोरे जार बोलते हैं, जो कि रोमन का सूचक है, यानी कि रोम से जिसका क्या आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, जिसकी प्राप्ति हमें अरिकामेडू से होती है। क्लियर?
निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? हाँ बताइए जरा, लघुवेद किसे कहा गया है तमिल ग्रंथों में? दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका कुराल। कुरल या कुराल को बोला गया है, लघुवेद की संज्ञा दी गई है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने साथियों, राइट आंसर बताइए फटाफट। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो 13th क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका वेंगी। वेंगी नदी थी जो वो पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। दक्षिण भारत का जो चेल, चोल और पांड्य 3 राजवंश थे ना, उन्हीं से एक पांड्य राज्य की बात हो रही है। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? नेट का आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। संगम कवि जो कपिलर हुए थे उनको किस राजा ने आश्रय दिया था अपने राज्य में? कारी, ओरी, नल्ली, पारी, नाम भी अजीब गरीब मिलेंगे दक्षिण भारत के लोगों के। कुछ भी कह लो यार, दक्षिण भारत के लोग अपने कल्चर को ज़्यादा मानते बजाय नॉर्थ इंडियंस के। अपने कल्चर को, अपने वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। उत्तर भारत की तरह नहीं है। उत्तर भारत में इन चीज़ों को लोग अंधविश्वास के से जोड़ देते हैं और अपने जड़ों से दूर होते जा रहे हो उत्तर भारत के लोग। चाहे वो दिल्ली एनसीआर लगा लीजिए, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश थोड़ा सा है, ये कुछ थोड़ा सा गुजरात लगा लीजिए, हिमाचल तक का ये जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत है ना, यहाँ के लोग अपने जड़ों से कटते जा रहे हैं धीरे धीरे, बजाय दक्षिण भारतीयों के। दक्षिण भारत के लोग अपने जड़ों से बहुत गहरी रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी कल्चर, उनका आर्ट जो है ना बहुत डेवलप्ड है। हमारे यहाँ भी था, लेकिन साथ ही 1000 सालों तक हमारे उत्तर भारत ने बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेडर्स को झेला है। हमारा सब सभ्यता, कल्चर की ऐसी की तैसी करके रख दी। सबको पता है कि उन्होंने किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पारी। पारी नामक शासक ने संगम कवि कपिलर को अपना राज्य में आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों, बताइए। चेरों का, चोलों का, शकों का, सातवानों का? पांड्यों का और दे देते, चेर चोल पांडे हो जाते। तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर वो क्या होगा? कावेरी पत्तनम जो बंदरगाह था एक मुख्य, वो किस किस राजवंश के राज्य में था? ये भी कह सकते हैं आप, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, किस राजवंश से संबंधित था या किस राजवंश के राज्य में था। घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लकीर के फकीर मत बनिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, तभी ऐसे क्वेश्चन का आप राइट आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन सिर के ऊपर से जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, चोलों का प्रमुख बंदरगाह था कावेरी पत्तनम, दक्षिण भारत में। शायद आधुनिक क्या बोलते हैं, ये तमिलनाडु में था। तो आपने सूची ना सुमेलित करना है साथियों। सूची 1 और सूची 2 के साथ में मैच मेकिंग का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है? सूची 1 में कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और अलग अलग शब्दावली दी है, टर्म्स दी गई हैं कुछ, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित डिटेल दी गई है।
उसे क्या कहा जाता था। वर्डिंग्स दी गई हैं, टर्म दी गई हैं और उनसे संबंधित उसकी डिटेल सूची 2 में दी गई है। तो फर्स्ट को सेकंड साथ मैच मेकिंग करना, आपने मिलान करना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए साथियों कन्फ्यूज मत होइए, इनमें से चूज करना होता आपने। ए बी सी डी जो है ना, ये चूज करना होता आपने, ना कि ये। ठीक है, क्योंकि ये तो साथ हाँ ठीक है। तो बताइए साथियों उसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। ये आपके ना लेफ्ट से राइट चलेंगे। अगर ए होता है आंसर तो आपका ये सीरीज आ जाएगी, बी होगा तो ये लाइन आएगी, सी होगा तो ये लाइन आएगी। ओहो, सी होगा तो ये लाइन इसमें से होगा, डी होगा तो इसमें से होगा। ठीक है, ना कि यहाँ से नहीं होगा कि अगर आप यहाँ से यूँ सोचने लगें कि ए का है तो 3 1 4 4, नहीं। ये होगा आपका, ए होगा तो आपका 3 4 1 2, ये सीरीज हो सकती है। तो इस प्रकार से आपने चूज करना। कुछ लोगों अभी इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि वो लेफ़्ट टू राइट होगा या अप से डाउन, नीचे अप एंड डाउन होगा, यानी कि वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2, यानी कि कुड़ में जो होगा ये होगा आपका भूमिकर। माँ मतलब भूमि मापने की एक प्रकार की इकाई है, भूमि पैमाइश की इकाई है। वारियर जो है आपका एक टैक्स कलेक्शन ऑफिसर होता था, कर वसूल करने वाला अधिकारी था। और मनरम बोले तो 2 से मिल जाएगा आपका ये राजा का न्यायालय, कोर्ट हो जाएगा आपका। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसी चीज़ों का फटाफट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। क्या कहता है कि संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। वार्षिकोत्सव मतलब वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव, उसे वार्षिकोत्सव कहते हैं। वर्ष मिसाल में जो एक बार उत्सव आता है ना, एक बार त्यौहार त्यौहार जो एक बार आता है साल में, उसे वार्षिकोत्सव कहते हैं। वर्ष बताइए साथियों कौन सा राइट आंसर होगा। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए। तो पुहार पे वार्षिकोत्सव रूप में इंद्र की एक विशेष प्रकार की पूजा होती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने कि संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में गया था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ। यहाँ पे शासक भी पूछा जाता है कई बार कि कौन से शासक ने व्यापारिक मंडल भेजे थे, किन किन शासकों ने व्यापारिक मंडल भेजे थे। अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, अभी भी टाइम है आपके पास। रोम में रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में भेजा गया था। कि फिर यहाँ पे चीन भी आया था कि कौन से संगम युग के राज्य ने चीन में अपने राजदूत या व्यापारिक मंडल भेजे थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पांड्य राज्य ने जो है, संगम युग के पांड्य राज्य ने अपना व्यापारिक मंडल जो है रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पांड्य शासक नेडुजेलियन
प्रसिद्ध तलैया लंगानम, क्या बात है, का युद्ध किसके विरुद्ध जीता? पांड्य शासक नेडुजेलियन ने प्रसिद्ध तलैया लंगानम का युद्ध जो हुआ था वो किसके विरुद्ध जीता, यानी किस किस शासक के बीच में? एक तो पांड्य शासक नेडुजेलियन था, और दूसरा कौन सा राजा था जिसके बीच में तलैया लंगानम का युद्ध हुआ था? क्या बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल एवं चेर या फिर चोल चेर तथा 5 राजाओं का समूह, 5 राजाओं से किसके विरुद्ध हुआ था? एक तरफ अकेला पांड्य शासक नेडुजेलियन था, और दूसरी तरफ कौन सा शासक था जिसके साथ में तलैयालंगानम का युद्ध हुआ था और वो पांड्य शासक नेडुजेलियन जीत गया था? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चोल चेर तथा 5 राजाओं से। चोल और चेरों ने समूह बनाया था एक, और उसमें 5 अन्य राजा भी साथ में मिलके मिले थे, और उसको उन्होंने फिर पांड्य शासक नेडुजेलियन से युद्ध किया था, जो कि ये तीनों हार गए थे, वो नेडुजेलियन जीत गया था। फिर दोबारा सुमेलियन वाला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। ये तो आसान क्वेश्चन का तो आप मैच वैसे ही कर दो यार, ऑप्शन नहीं है इसमें। आप वैसे मैच का मैच कर दो, कोई बात नहीं। सबको पता, अभी 2 बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं, इसी संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। एक तरफ बुक्स हैं और एक तरफ उनके राइटर्स हैं, लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा कुराल। एक सेकंड। कुराल आपका होगा तिरुवल्लुवर से। शिल्पाधिकारम आपका इलंगो अडिगल से। मणिमेखलय सबको पता होना चाहिए साथियों, सत्तनार से। और तोलकापियम तिरुवल्लुवर से, तोलकापियर ने लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मैच हो जाएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। तो साथियों बताइए ज़रा, थोड़ी गड़बड़ हो गई। निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? तो ऑप्शन नंबर 21 का होगा शियनगुट्टवन। बी, क्वेश्चन नंबर 22, संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन की पहचान किस देवता से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों शी स्कंद से। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में उल्लेखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो है आपका डी, कालची। और प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार का इतिहास लिखा है कि जैसे दक्षिण भारत का अस्तित्व न हो, ये कहा था आपके वी ए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। पतित पत्तू जो किन राजाओं का स्तुतियों का संग्रह है? तो ये होएगा आपका चेरों की प्रसन्नता में लिखी गई पुस्तक है पतित पत्तू, दक्षिण भारत की। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ये आपसे अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपने बताना, फटाफट बता दिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ना वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिल में लिखा गया है संगम साहित्य, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन बंदरगाह कौन सा था? संगम युग की बात हो रही साथियों।
क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुहार। संगम युग में जो है ये एक मेन आपका समुद्र पत्तन था, समुद्र किनारे बंदरगाह था, आइलैंड था, पोर्ट था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर बताइए साथियों। ट्वेंटी नाइन्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपाटपुरम या अलावई। सेकंड बुद्ध द्वितीय संगम हुआ था यहाँ पर दक्षिण भारत का, और पहला और थर्ड मदुरै में, और सेकंड आपका कपाटपुरम में हुआ था। तीन दक्षिण भारत में तीन संगम हुए थे, थर्ड BC से लेकर थर्ड AD। हालांकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन ओवरऑल देखें थर्ड BC टू थर्ड AD होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन थर्ड संगम के विषय में सही नहीं है? सही नहीं पूछा इसने, तीर्थ संगम के विषय में सही नहीं है। नक्कीरन इसके अध्यक्ष थे, इसमें कुराल की रचना हुई थी, इसमें पदित्य पट्टू की रचना हुई थी, या इसमें तोलकाप्पियम की रचना हुई थी? कौन सा राइट आंसर होगा साथियों, इसको फटाफट बताइए। सही नहीं है, थर्ड संगम काउंसिल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसमें तोलकाप्पियम की रचना हुई थी, तोलकाप्पियर के द्वारा, जो कि व्याकरण का ग्रंथ है। क्लियर, आगे चलते हैं। कन्नगी देवी, सतित्व के देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है, पढ़ाया था ऑलरेडी थ्योरी क्लास में। मणिमेखला में, कुराल में, तोलकाप्पियम में, या शिल्पाधिकारम में कहाँ उल्लेख मिलता है कन्नगी देवी या सतित्व की देवी की पूजा का उल्लेख? सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो साथी वो है ऑप्शन नंबर डी, शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम में उल्लेख मिलता हमें कन्नगी देवी, सतित्व की देवी का। ठीक है ना, वो प्रेम कहानी थी, एक आदमी उससे प्यार करता है, फिर वो चला जाता, उसको दूसरे राज्य में जाता है तो उसको फांसी दे देता वहाँ का शासक, फिर वो सती अपनी शक्ति से राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। और फिर वहाँ स्थापित शिल्प कन्नगी देवी के रूप में, सतित्व की देवी के रूप में प्रतिष्ठापित होती है। बाद में शिल्पाधिकारम में उसका हमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद में फिर दूसरा ग्रंथ जहाँ शिल्पाधिकारम की कहानी खत्म होती है, वहीं से फिर मणिमेखला की शुरू होती है। ठीक है ना, एक दूसरे जुड़े हुए ग्रंथ है दोनों, मणिमेखला और शिल्पाधिकारम। पहले शिल्पाधिकारम लिखा गया था, उसके बाद फिर वहीं से जहाँ से शिल्पाधिकारम कहानी खत्म होती है, उसके बाद फिर मणिमेखला की शुरू होती है। इलंगो आर्टिकल
कोवलन और कन्नगी देवी की कहानी मिलती है इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चेर राज्य के पत्तन थे। चेर राज्य के बंदरगाह कौन थे। चेर बोले तो आधुनिक कर्नाटक, सॉरी ये केरला। दो चूज करने आपने, कौन कौन से चेर राज्य के पत्तन थे, चेर राज्य की बंदरगाह थी। पुहार, मुशीरी, शालियू या तोंडी, इन चारों में से दो का चूज करना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए में फर्स्ट और सेकंड, बी में टू और फोर्थ, सी में फर्स्ट एंड थर्ड और डी में थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। तो बताइए जरा राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32। 32 का जो राइट आंसर है ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और फोर्थ, यानी कि मुशीरी और तोंडी, ये दोनों आपके चेर राज्य के पत्तन थे, चेर राज्य की बंदरगाहें थी। क्लियर, आगे चलते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में हुआ है। बताइए जरा साथियों कि मेगस्थनीज ने कौन से दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख किया है। पांड्य का, चेरों का, सत्यपुत्र का या चोल का। किस दक्षिण भारतीय राज्य को उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो साथी ऑप्शन नंबर ए, पांड्यों का उल्लेख किया है मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों में भी उल्लेख मिलता है हमें चेर, चोल, पांड्य और केरल पुत्र। ठीक है, सत्यपुत्र का भी उल्लेख उसमें मिलता है, लेकिन सत्यपुत्र के अभी तक ये जो है संदिग्ध है कि सत्यपुत्र जो राज्य था वो कहाँ था, कौन सा था। हालांकि कुछ लोगों ने इसको केरल पुत्र से या केरल से या चेर से जोड़ा है, कुछ विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, लेकिन अभी संदिग्ध है इसकी पहचान। क्लियर, आगे चलते हैं। तीसरे संगम का अध्यक्ष कौन था। बताइए साथियों, तीसरे संगम का अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन नंबर 34, सिंपल क्वेश्चन है। इससे संबंधित यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था, क्या आया था। थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है ये। चलो बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 34 कि थर्ड संगम काउंसिल का अध्यक्ष कौन था, डायरेक्टर कौन था।
तो तीसरे संगम का जो अध्यक्ष था साथी वो था ऑप्शन नंबर ए, नक्कीरर। नक्कीरर नाम के जो महोदय थे वो तीसरे संगम काउंसिल के अध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि किस संगम लेखक ने, हाँ वो ये क्वेश्चन आ गया, देख ली साथियों, किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। नंदों के धन का उल्लेख किस शासक, नंद शासकों के उल्लेख किया किस लेखक ने। संगम लेखक कौन था जिसने नंदों के संचित धन का उल्लेख किया है कि नंदों के पास बहुत सारा धन है, उन्होंने वो नदी के किनारे छुपा दिया था पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 35 का फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथी ऑप्शन नंबर आपका 35 का बी, मामूलनार। मामूलनार ने जो संगम लेखक था ना, उसे नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। क्लियर। आगे चलते हैं। कोरकै एवं मदुरै प्रमुख नगर एवं पत्तन थे। कोरकर मदुरै प्रमुख नगर और पत्तन थे, यानी कि बंदरगाहें थी। कौन से राज्य की बंदरगाहें थी। पांड्यों के, चोलों के, चेरों के या होयसलों के। बताइए साथियों, कोरक और मदुरै जो थे किस राज्य की प्रमुख नगर और वहाँ के पत्तन या बंदरगाहें थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पांड्यों के प्रमुख नगर और प्रमुख बंदरगाहें थी कोरक और मदुरै। तमिल क्षेत्र में पड़ते हैं, तमिलनाडु में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलन वाला है, ये सुमेलित करना आप सभी ने। कोई बड़ा ही क्वेश्चन आ गया यार। हाँ दिखाई पड़ेगा ना, ठीक है। मैच मेकिंग करिए साथियों। कौन सा राजा कौन से राजवंश से संबंध रखता था। क्वेश्चन नंबर 36 सेवन्थ का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑलरेडी मैच है ये। उदयनचेरल था, चेर राजवंश का शासक था। करिकाल सबसे पहला शासक था चोलों का। हालांकि विजयालय चोल मिलेगा आपको कहीं कहीं, लेकिन वो बाद की बात है। सेकेंड एडी में करिकाल से 150 एडी
करिकाल ने शुरुआत की थी चोल राजवंश की। ठीक है, विजयालय 9th सेंचुरी में आया था 850 के अराउंड। नेदियंजोरल पांड्य था और सिंह विष्णु ये पल्लव शासक था। ठीक, इस प्रकार से ऑलरेडी मैच है ये 1 2 3 4 ABCD। क्लियर, आगे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38 और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये कि किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है। कौन सा संगम ग्रंथ है जिसमें मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है। ये वज्र जो है ना, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, यहाँ पे वज्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे अनुसार? वज्जी का तो उल्लेख हमें मिलता है 16 महाजनपदों में, ठीक है ना, लेकिन वज्र मुझे नहीं लगता। किसी को पता हो तो बताइए ज़रा कि वज्र भी किसी ने पढ़ा है क्या 16 महाजनपदों में? वज्र तो नहीं था, वज्जी था, या राज्य थे उस समय के 6th BC के अराउंड। तो बताइए साथियों, किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों को उल्लेख मिलता हमें? क्वेश्चन नंबर 38 आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख मिलता है हमें? कौन सा संगम ग्रंथ है? तोलकाप्पियम, कुराल, शिल्पाधिकारम या मणिमेखले? तो इनका जो हमें उल्लेख मिलता है साथ ही वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी, शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकारम में हमें मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों को उल्लेख मिलता है। ये वज्जी होना चाहिए वज्र की बजाय। ठीक है, क्लियर हो गया साहब का? आज का चैप्टर क्लियर हो गया सभी को? कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट्स के माध्यम से आप साथी पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव गूगल मीट का आयोजन किया जाएगा सैटरडे या संडे का। टाइम आपने डिसाइड कर लीजिए कि किस टाइम करें। मेरे ख्याल से सैटरडे को कर लेते हैं हम 4 बजे या 5 बजे। सैटरडे को 4 या 5 का राउंड ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग टाइम बताइए कि सैटरडे या संडे को किस टाइम में करें। जो ज़्यादा स्टूडेंट सूटेबल होगा टाइम, उसी टाइम पे करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका साथियों ख़त्म हो जाता है संगम ग्रंथ का, संगम राजवंश का, संगम काल आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर वहाँ चलेगा वो चलेगा मौर्य राजवंश का। ठीक है, मौर्य काल, मौर्य राजवंश 322 BC से लेकर के 184-85 BC। ठीक है, लगभग 250 साल तक चला था आपका राजवंश, मौर्य राजवंश। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा। कल का जो टॉपिक रहेगा, कि कल का जो चैप्टर रहेगा, कल के जो MCQs रहेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। ठीक है तो आज के सेशन को कहीं पे कंप्लीट करते हैं साथियों। नेक्स्ट सेशन फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।